नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर कि जो आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे चित्रों के माध्यम से कि वो पाकिस्तान की वो हकीकत जो आज आर्थिक क्राइसिस के सामना उसका करना पड़ रहा है, क्या वजह है उसके पीछे, क्या उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, इस समस्या से निजात वो कैसे पा पाएगा, यहाँ विश्व स्तर की जो राजनीतिक समस्याएं हैं वो कैसे जन्म लेंगी, इन सब पे जानेंगे। अखबारों में आप देख ही पा रहे होंगे, न्यूज़पेपर में, बाकी चीज़ों सोशल मीडिया साइट पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से कि कप चाय के लिए यहाँ पे तंगी का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ आटे के लिए लोग यहाँ पे किस तरह भुखमारी कर रहे हैं। यहाँ कंगाल का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो अपने लिए एक एक चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। उसके पास इस समय 1 से 2 हफ्ते की खाने की रहने की व्यवस्था बची हुई है। आगे क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, कितने देश इसमें सहायता करने के लिए आएंगे, क्या पाकिस्तान के साथ इंडिया की क्या भूमिका होगी, इंडिया इस सापेक्ष में किस तरह का अपना पक्ष रखेगा, या क्या यूएन में इसकी क्या कंडीशन है, आईएमएफ क्या करेगा, चाइना का रोल क्या रहेगा, सऊदी अरब क्या करना चाह रहा है, ताइवान का हस्तक्षेप क्या होगा। ये बड़ा मूलभूत ढांचा बन जाता है। जब भी किसी घर का विकास करना तो पहले वहां आर्थिक विकास बहुत जरूरी होता है। पाकिस्तान बंटने के उपरांत आज तक का आर्थिक विकास ना करने की वजह क्या है? उसने वेपन पे काम किया, उसमें न्यूक्लियर पे काम किया, वहां उसने अपराध पे काम किया, लेकिन वो आर्थिक व्यवस्थाओं पे काम नहीं कर पाया। जब घर में पैदा नहीं होता तुम बाहर से कब तक लेके खाते रहोगे, ये भी गंभीर विषय बन जाता है। उसके पास आज वर्तमान में $5.6 बिलियन ही बचा हुआ है, जो 1 से 2 हफ्ते ही चलेगा, और ये जो नीड है उसको पूरा करने के लिए $26 बिलियन की आवश्यकता है। तो ये पैसा देगा कौन, ये कहां से आएगा? फिर देगा तो किस विश्वास पर देगा कि तुम उसको दे पाओगे नहीं दे पाओगे? किस तरह से वो गुलाम हो जाएगा? कर्ज में डूबता आदमी क्या करता है? लास्ट में मर ही जाता है। तो मरने के बाद वो कोलैप्स होगा नहीं होगा? कोलैप्स होकर कैसे वो देश बटेगा? पाकिस्तान का बंटवारा कैसे होगा? पाकिस्तान बटेगा तो फिर क्या इंडिया को क्या फायदा होगा? ये बड़े गंभीर विषय बन जाते हैं जो आज के समय सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। हम भी कुछ उसमें व्यू रखते हैं आईएएस एस्पिरेंट के रूप में। देखा जाए तो ये खबरें आप देख पा रहे होंगे कि एक बोरी आटे के लिए कितना हाहाकार मचा हुआ है। जिस देश में एक एक रोटी के लिए आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी ही नहीं कर पा रहा देश, तो आर्थिक समृद्धि के लिए कैसे वो व्यापक तरीके से काम कर सकता है? हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे खाना मिल जाए, मुझे रहने के लिए घर मिल जाए, स्वास्थ्य के लिए पानी वानी मिल जाए। उसके बाद बात की चीजें होती हैं कि मुझे कैसा पहनना रहना है, कौन मुझे जानता है। लेकिन जब यही मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा है तो देश कैसे चलाया जाएगा? इसके लिए बात कर लेते हैं टू द पॉइंट कि क्या समस्याएं हैं। आप देख पा रहे हैं फ्लड की समस्या, ये सारी समस्याओं को यहाँ पे देख लीजिएगा। एक एक रोटी ले तरसते हैं, पाकिस्तान की बोली लगी आटा दे दो और मुल्क ले लो। आज क्या हालात हैं देखिएगा देश में। हमारा एक छोटा भाई जो हमसे गुस्से में वो जिन्ना की रणनीति या जेएल नेहरू की रणनीति के माध्यम से आपस में बंटवारा हो गया, आज वो मुल्क यहाँ पे भारत के अंतर्गत कुछ लोग खुशी का जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे संवेदना हासिल कर रहे हैं कि ये कैसा हो गया। जरूरत भी है, एक हमारा ही भाई किसी कारण में अलग हो गया, बाद में उसमें विपदा आपदा आती है तो कहीं ना कहीं हमारा ही दायित्व बनता है कि हम हेल्प करें। लेकिन ये संवेदना का विषय है। हो सकता है कि राजनीतिक गलियारे से निकलने वाली चीजें हमें दुख दे रही हो, आनंद आ रहा होगा, ये होता भी है, स्वाभाविक सी बात है। जब पड़ोसी दुख में होता है तो हमें लगता है कि अगर हम उसने हमारा बुरा किया है तो हमें आनंद आता है, साला अब देखेगा कैसे करेगा। तो ये जो आनंद है ये स्वाभाविक सी बात है, आना ही जरूरी है। लेकिन क्या हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक ब्यूरोक्रेट्स के आधार पर, नौकरशाही तंत्र के आधार पर या मानवता के आधार पर हम सोचने के लिए हमें मजबूर कर देता है। क्या वजह है? यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, यूएस रिपोर्ट में इसमें कहा गया है कि 2033 तक जो है यहाँ पे कोलैप्स कर जाएगा। अब कोलैप्स क्या है आपके बारे में जानने के प्रयास करते हैं कि जो यहाँ ऑथेंटिक काउंसलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बुद्धिजीवियों की संस्था है जिसकी स्थापना हम लोगों ने यहाँ पे की गई थी। अब सोचिए इन लोगों ने रिपोर्ट को पेश किया गया कि आने वाले 10 सालों में 2033 तक जो है कुछ कंट्री कोलैप्स कर जाएंगे, जिसमें पहले स्थान पर रशिया को रखा गया। स्वाभाविक सी बात है, रशिया कोलैप्स करने का मतलब यह हुआ कि कुछ जैसे 1991 में आपने जाके देखा होगा कि सोवियत संघ से 15 कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी 15 कंट्रियों का बंटवारा हो गया। तो ऐसा 10 साल के अंतर्गत, 10 साल के बाद रशिया पहले स्थान पर रखा गया कि 21% के आधार पर कि रशिया में कोलैप्स होना ही होना है। सेकंड नंबर पर देखा जाए अफगानिस्तान, स्वाभाविक सी बात है, यहां तो होता ही रहता है और हुआ भी है। लेकिन थर्ड नंबर पर पाकिस्तान को रखा गया है। यह कहा गया है, यह अनुभव जताया गया है कि आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान जो है कोलैप्स कर जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कई हिस्सों में बंट जाएगा। भारत एक ऐसा मुल्क जहां अखंडता का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां प्रेमबिल में एकता को लिखा गया है, यानी यहां हर किसी को अलग होने का अधिकार नहीं है। यहां आदमी एक ही रहेगा, कितना ही दर्द में झेल ले तुम्हारे घर में ही रहेगा। जैसे एक पति पत्नी होते हैं, पत्नी कितना ही दर्द दे पति भागेगा नहीं छोड़ के, ऐसे ही भारत के वो लोग जो यहां से छोड़ के भाग ही नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते, ये प्रेम्बिल में लिख दिया गया है। तो यहां से ये रणनीति बताया गया है कि आने वाले 2033 तक अब वजह बन जाती कि कोलैप्स होने में वहां किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पाकिस्तान का हिस्सा इंडिया मानने की स्वाभाविक सी बात कैसे होगी। आपने देखा भी होगा जब देश बंटवारा हुआ था तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई कि जो जाना चाहते हैं चले जाओ, जो रहना चाहते हैं रह जाओ, जो यहां नहीं रहना वो कहीं भी रह लो। उसमें जम्मू कश्मीर ये सब चीजें हम
लोगों ने बाद में रियासतों को शामिल किया। तो यही विषय बन जाता है कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के अंदर जो नीति है आज कर पा रहे हैं। और इसके सापेक्ष में अगर हम लोग देखें यहाँ से एक चीज और देखना चाहेंगे यहाँ पे हम लोग कि आने वाले समय में अगर देखा जाए तो हमारे यूएन रिपोर्ट में अभी ये कहा गया, पॉजिटिव कहा गया कि जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होती है पूरे वर्ल्ड की, उसमें ये देखा गया है कि हमारे पास जो परमानेंट मेंबर है इंडिया को ज़्यादा महत्ता दी गई है। अभी हाल ही में रिपोर्ट कहा गया है और 64% लोगों ने यहाँ सर्वे किया, उसमें कहा गया है कि इंडिया को भी परमानेंट मेंबर होने जाना चाहिए, इंडिया होना जाना चाहिए, तो उसको वरीयता दी जा सकती है। तो यहाँ एक राजनीतिक गलियारे में भारत की बढ़ती हुई जो भूमिका है वो ये संकेत देती है कि भारत जो है राजनीतिक चीजों में कहीं ना कहीं सर्वोपरि हो रहा है। तो यहाँ भारत को 26% लोगों ने मतदान किया कि यहाँ भारत को होना चाहिए। जापान को कहा सेकंड नंबर पे 11% में, ब्राजील को कहा 9% में। अगर कहा जाए तो यहाँ पर काउंसलिंग में यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना है, तो इन लोगों ने सपोर्ट किया। सिर्फ चाइना अकेला बचा हुआ है जो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा है कि यूएन काउंसलिंग बैठ जाए। यूएन काउंसलिंग क्या है? पूरे वर्ल्ड की एक स्थायी समिति है जो चलाती है अशांति कैसे पैदा किया जाए। तो जब हम 5-6 लोगों में बुद्धिजीवी लोग बैठ जाएंगे पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया का भी वहां हस्तक्षेप हो जाएगा कि पाकिस्तान में किस तरह से शांति पैदा की जाए, कैसे पूरे वर्ल्ड को चलाया जाए। ये यूएन की सुरक्षा परिषद एक काउंसलिंग है जो पूरे वर्ल्ड को शांति पैदा करने के लिए लगाई गई है। तो यहाँ अगर बढ़ती भूमिका में यहाँ पे और समस्या पैदा आ जाती है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से पाकिस्तान में जो मेजर एस्पेक्ट हैं जिनकी वजह से महंगाई जो इस समय चरम सीमा पे है या वहाँ की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, अब सोचिएगा किसी देश को विकास करने के लिए हमें जरूरी होता है कि उत्पादन बढ़िया होना चाहिए, उत्पादन के साथ वहाँ स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वहाँ सुरक्षा अच्छी हो, वहाँ व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ स्वास्थ्य अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो। जब इन सब पे काम ही नहीं किया जाएगा, सिर्फ ठूठा पे काम किया जाएगा, वेपन पे काम किया जाएगा, अपराध पे काम किया जाएगा, तो देश की जो सिस्टमेटिक ढांचा है वो डगमगा ही जाएगा। आप जानते हैं एक परिवार से आप ले लीजिएगा, जब परिवार के अंतर्गत यहाँ जमीन है लेकिन करने वाला कोई है ही नहीं, तो पैदा ही नहीं होगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वो कब तक लोन लेके अपने घर को चलाएगा? ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। तो 5 मेजर एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो हो सकते हैं जहां आज आर्थिक चीजों से पाकिस्तान जूझ रहा है। जैसे पहला क्या है? राजनीतिक अस्थिरता। अभी तक की सरकारों में अगर देखा जाए तो 5 साल के अंतर्गत कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही जिसने 5 के 5 साल कंप्लीट पूरे किए हैं। ऐसा होने की वजह से राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है और जो नीतियां हैं, जो निर्माण है, जो कार्यक्रम है वो बेहतर इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, तो जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है। नंबर 2 एस्पेक्ट क्या है? एक अनिश्चित आर्थिक स्थिति। हमारे पास यहाँ सिचुएशन को कन्वर्ट कर दिया गया है, यहाँ लगातार फ्लड की समस्या पैदा होती है, आर्थिक असमानताएं पैदा होती हैं, उस पर पाकिस्तान कभी काम करता ही नहीं है, तो आर्थिक समस्या का होना स्वाभाविक सी बात है। आगे बढ़े, यहाँ पे फ्लड रिकवरी आपके सामने देखा होगा, कोरोना का कार्यकाल में हर किसी कंट्री ने जूझने के लिए प्लानिंग बनाया, सब कुछ मैनेज किया, लेकिन अभी भी यहाँ से पाकिस्तान जो है फ्लड के साथ साथ जो ये कोरोना का रिकवरी है उसे कर ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ ये भी एक समस्या का मेजर एस्पेक्ट है जिसके लिए ये सब देखना पड़ रहा है। बढ़ती है सुरक्षा। हमारे देश के साथ साथ अगर देखा जाए हमारे इंडिया में एक इक्विटी का पार्ट पढ़ाया जाता है कि भैया यहाँ सामान है, सबको अवसर मिलेंगे, खाने के लिए भोजन हम दे देंगे। कोरोना कार्यकाल में हमने दिया ना, 5 किलो गेहूँ सबको मिल रहा है ना, सबको शौचालय मिल रहा है ना, कि भैया खाओ, यहाँ निकालो, यहाँ बस बात खत्म, जी लो, इतना अधिकार हम तुमको देते हैं। वो नहीं देता है, इतना करो, खाओ मजा से, आराम से। यहाँ से नागरिक सैन्य संबंध जो है वो भी लगातार बिगड़ते रहते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हर चीज़ की क्या है, डिफरेंट तरीके से बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के अंतर्गत जो ढांचा है बड़ा गंभीर बना हुआ है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान में वर्तमान में लगभग $5.6 बिलियन ही बचा हुआ है, जो 1 से 2 हफ्ते के बीच ही पाकिस्तान को चला सकता है। अब रही बात इसको चलाने के लिए वर्तमान में जो है $26 बिलियन की हमें आवश्यकता है। ये पैसा आएगा कहाँ से, पैसा देगा को कौन, किसके देने की भूमिका क्या होगी, कब तक वो देगा, क्या इसमें इंटरफेयर होगा, ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। तो यहीं से रोल के रूप में अगर देखा जाए सऊदी अरब पहला रोल निभा रहा है। हो सकता है कि धार्मिक रूप में उसकी सपोर्ट कर रहा हो, ये राजनीतिक रूप में सपोर्ट कराओ, लेकिन कब तक वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि तो पहले से ही गुलाम बैठा हुआ है, पहले से कमजोर बैठा हुआ है। ताइवान भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहा है इसमें, तो यहाँ से इसकी भूमिका है। रही बात चाइना की, अगर हम लोन के रूप में अगर देखा जाए 30% चाइना के अकॉर्डिंग ही इसमें लोन लिया गया है। अब चाइना भी हाथ पीछे खींचते नजर आ रहा है, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि डूबते का सहारा कोई नहीं होता, तो डूबने दो उसको। तो यहाँ से कह सकते हैं कि चाइना भी अभी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया है। और थर्ड ऑप्शन जो होता है वो होता है IMF, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। हमारे पास 2 फंड होते हैं, एक वर्ल्ड बैंक वाला, एक IMF वाला। वर्ल्ड बैंक जो है नवीन इनोवेशंस करने के लिए, नवीन डेवलपमेंट करने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाता है, लेकिन IMF से जो है वहाँ से वो लोन लेते हैं, कोई विपदा आ जाती है, आपदा आ जाती है, उससे निजात पाने के लिए कोई भी कंट्री वहाँ से लोन ले सकता है जो वहाँ पे टेम्पररी है। तो अब बात ये निकल के आती है कि IMF ने भी, पाकिस्तान ने IMF की जो गाइडलाइंस है उनको मानने से जो
जो इनकार किया था, जो पूरी सिस्टमेटिक तरीका नहीं चला पाया था, उससे आईएमएफ ने भी पीछे हाथ खींच लिया है। अब इससे बन जाता है कि पाकिस्तान कितने दिन जीवित रह पाएगा, पाकिस्तान कितने दिन जीवित रह पाएगा, कितने दिन चला पाएगा देश को। अब ये बड़ी समस्या बन जाती है। क्या इसे भारत को, आपको एक बार कमेंट करके सब लोग बताइएगा, क्या भारत को भी इस मुहिम में आगे आना चाहिए कि भारत को भी कहीं ना कहीं गेहूं की उपलब्ध कराना चाहिए, पाकिस्तान को नहीं कराना चाहिए? क्या पाकिस्तान के लिए क्या कदम होगा अगले वाला, आप कमेंट करके बताइएगा। जानना चाहते हैं हम भी आपके व्यू कि आप क्या सोचते हैं, कैसा दिमाग में विचार रखते हैं। क्या पाकिस्तान को भारत के साथ कुछ समझौते कर लेने चाहिए? पाकिस्तान के साथ जो इंडिया है, राजनीतिक गलियारों से निकलने वाली मुहिम को अलग हटाने के बाद, यहाँ धार्मिक चीज़ों को हटाते हुए कुछ आर्थिक चीज़ों से व्यापारिक चीज़ें जोड़ने के बाद यहाँ शिफ्ट करना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से दो भाई थे, अलग हो गए, कुछ समस्या का सामना करना पड़ा, बाद में हो सकता है वो एक भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है इन कंट्रियों के ऊपर। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या अगला कदम होगा, आने वाले समय में पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी, क्या होने वाला है देश में, इन सब के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको थोड़ी सी चर्चा 10-5 मिनट की, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।